दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भगवंत मान ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर चंडीगढ़ मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है। नतीजे घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार रो पड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि हम 20 थे और वो 15 थे, फिर भी जीत गए। आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चुनाव में बीजेपी ने बड़ी धांधली की है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का किया रुख, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करा, उससे अनुरोध किया है कि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव नए सिरे से कराए जाएं। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की और 3 शीर्ष पदों पर कब्जा बरकरार रखा। इसे मिलकर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मेयर पद के लिए परिणाम घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 दलों के पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम सदन में जमकर हंगामा किया और अगले चरण वरिष्ठ उपमेयर और उपमेयर के पदों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की है। सोनकर को 16 वोट मिले जबकि कुलदीप कुमार को मात्र 12 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार कुलजीत संधू और राजेंद्र शर्मा क्रमशः वरिष्ठ उपमेयर और उपमेयर पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। विपक्षी पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि चुनावों में मतपत्रों के साथ में छेड़छाड़ की गई। बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वालों को मुस्लिम स्कॉलर ने दी बड़ी सलाह, कहा हिंदुओं से बैठकर समझौता कर लो। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया और कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया है। वहीं मस्जिद के तहखाने में कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपियों में कई शिलालेख भी मिले हैं जो यहाँ पर मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद पहले ही कह चुका है कि मुस्लिम समुदाय को ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यही बात अब मुस्लिम स्कॉलर ने भी कही है। इस संबंध में जमीयत हिमायतुल इस्लाम सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और मुस्लिम विद्वानकारी अबरार जमाल ने मुसलमानों को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को हिंदुओं के साथ में बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एएसआई रिपोर्ट को गलत बताने वालों को भी लताड़ लगाई है। अबरार जमाल ने कहा कि जो लोग ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं वे टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर किया गया था। क्या इन लोगों को अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? क्या अब ये लोग कोर्ट और देश को भी बांटना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस चीफ पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुओं को सभी मस्जिदों में शिवलिंग की तलाश नहीं करनी है। अब मुस्लिमों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सहमति बनाने के लिए हिंदुओं के साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पहले विघटन का कारण टुकड़े टुकड़े गैंग ही था। बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अलग हो गए। उन्होंने चिंता जताई कि अब ये लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने मुस्लिमों को सलाह दी है कि हिंदुओं के साथ में बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल, बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के नेता। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखी जा रही है। सभी पार्टियां चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए लगातार मेगा प्लान बना रही है। तो वहीं दिल्ली की राजनीति में दाव पेच देखने को मिल रहे हैं, जहां पर तीनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस दल बदल के खेल को खुलकर खेल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा के साथ कई व्यापारी नेताओं को भी बीजेपी ने कमल के दल में शामिल कर लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन का है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी का पटका पहनाकर उन सभी को पार्टी में
में शामिल किया है। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और उनकी भ्रष्टाचारी सोच के कारण आज उनके ही दल के लोग ग्रसित हैं। आम आदमी पार्टी के साथ में रहने के दौरान ठगा हुआ महसूस होने पर लोग एक नए परिवर्तन की सोच के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर उतारे प्रत्याशी डिंपल यादव समेत परिवार के 3 सदस्यों को मिला टिकट। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उम्मीदवारों की इस लिस्ट में डिंपल यादव समेत 3 प्रत्याशी अखिलेश यादव के परिवार के लोगों को ही बनाया गया है। इनमें धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को, मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट पर ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा दावा। बोले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं कि उनसे कांग्रेस पार्टी अलग हो जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी की इस कैंडिडेट लिस्ट पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं कि कांग्रेस उनसे अलग हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के लोग रात में बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्री को रात में गुलदस्ता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि गठबंधन टूट जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को तो टिकट दे दिया, लेकिन चाचा और उनके बेटे का कोई जिक्र तक नहीं किया। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का हुआ विस्तार। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को एमबीए में किया गया शामिल। दरअसल प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को महाविकास अघाड़ी में शामिल कर लिया गया है। अंबेडकर की पार्टी का नाम वंचित बहुजन अघाड़ी है। इस बात की जानकारी शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने दी है। वंचित बहुजन अघाड़ी को महाविकास अघाड़ी में शामिल किए जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया गया है। 2 फरवरी के दिन महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। उस दिन प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी की बैठक में शामिल होंगे। संजय राउत ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, हमें साथ मिलकर इसे बचाना होगा। अगली बड़ी खबर, सैकड़ों की संख्या में राम मंदिर पहुंच रहे मुस्लिम। लखनऊ से अयोध्या पहुंचा भक्तों का जत्था। दरअसल लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद लगातार अयोध्या से जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर संदेश दिया जा रहा है। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है। वहीं राम मंदिर पहुंचने में मुस्लिम भी पीछे नहीं है। लखनऊ से भक्तों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और रामलला के दर्शन पूजन किए। भक्तों ने भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि लखनऊ को लखनपुरी के नाम से जाना जाए और वहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगाई जाए। दरअसल 25 जनवरी को लखनऊ से निकला सैकड़ों मुस्लिम भक्तों का जत्था जब 30 जनवरी को रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचा तो हर कोई प्रभु राम के रंग में रंगा दिखा और लखनऊ से अयोध्या तक मुस्लिम भक्त गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। मुस्लिम भक्त एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते रहे और मुस्लिम समाज के लोग भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अयोध्या राम मंदिर आए भक्तों ने कहा कि आज हम प्रभु राम से ये कामना करेंगे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए और लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगाई जाए। भक्तों ने कहा कि भगवान राम को लेकर के हमारे मन में बहुत ही प्रेम है और उत्साह भी है। प्रभु राम के नाम में मां शब्द पहले से ही जुड़ा है। मुसलमान तो पहले से ही समाहित हैं। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन न्याय और तपस्या पर आधारित है। मुस्लिमों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए राम हैं। राम पहले भी थे और राम आज भी हैं।
अगली बड़ी खबर, बिहार में हुए बदलाव पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले हमें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं। दरअसल पूर्णिमा में रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय के लिए महागठबंधन लड़ेगा, हमें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार कहां फंसे हैं, हमने उनसे कहा था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करवानी होगी, हम आपको छूट नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि वे देश को सच बताने से डरते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता का ध्यान सामाजिक न्याय पर जाए, इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को बीच से निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश कुमार उस रास्ते पर निकल गए। नीतीश कुमार यहां पर फंस गए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने और आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर जाति आधारित सर्वे करवाया। अब क्या हुआ, दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, एक्सरे से वो डरते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी, कितने दलित और कितने आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ये नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है कि आपका ध्यान इधर उधर जाए, आगे पीछे ध्यान जाए, मगर सामाजिक न्याय पर गलती से भी आपका ध्यान न जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोली सालाना 2 करोड़ रोजगार की बातें सिर्फ जुमला हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर युवकों को रोजगार मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है। यही वजह है कि बेरोजगार युवा युद्धग्रस्त इजरायल में जाकर खतरा उठाने को मजबूर हैं और सरकार के पास कोई भी उपाय नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसी से पता चलता है कि चुनावों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला हैं। अगली बड़ी खबर है, ईडी की रडार पर आया विपक्ष। 121 में से विपक्षी दलों के 115 नेता टॉप पर कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी। दरअसल ईडी एक्शन मोड में है। कई मामलों में ईडी की ओर से छापे मारे जा रहे हैं और नेताओं से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने सोमवार को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की, तो मंगलवार को इसी मामले में उनके बेटे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की। आपको बता दें कि फिलहाल सोमवार को ही कोलकाता में शाहजहां शेख से राशन वितरण घोटाले में ईडी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन टीएमसी नेता अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि फिलहाल कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आज पूछताछ करेगी। यानी 2014 से 2022 के बीच में मोदी सरकार के दौरान 121 नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की, जिनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सरकार के 10 वर्षों में विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा 54% था, तो मोदी सरकार में 2022 तक विपक्षी नेताओं पर यह 95% था। मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक ईडी की ओर से विपक्ष के जिन 115 नेताओं के खिलाफ जांच की गई, उनमें टॉप पर 3 पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी के नेता हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुतिन से की पीएम मोदी की तुलना, तो केंद्र मंत्री ने राहुल गांधी की तरफ किया इशारा, कहा शायद ये आपका आखिरी चुनाव होगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 जनवरी को आरोप लगाया था कि अगर इस साल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी फिर से जीतती है तो भारत में तानाशाही शुरू हो जाएगी और देश में 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए चुनावों को खत्म कर देंगे, इसके बाद वो वही करेंगे जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे शायद ये कहना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बहुत अनुभवी और पुराने नेता हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहता। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। अगर वो उसी रास्ते पर चलते रहे जिस रास्ते पर राहुल गांधी उन्हें ले जा रहे हैं, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आखिरी चुनाव होगा और उसकी वजह केवल उनका कांग्रेस के अध्यक्ष बनना होगा। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सभी भारतीयों के लिए सूर्योदय हो रहा है, ऐसे में यह संभव है कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वंशवाद की राजनीति के लिए सूर्यास्त साबित हो। इसके लिए कोई और दोषी नहीं बल्कि गांधी परिवार और वंशवाद की राजनीति है जो वे पिछले 70 साल से कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर है, कश्मीरी नेता भी हुए खपा। इंडिया गठबंधन में विरोध के सुर हो रहे तेजा। सीट शेयरिंग पर घिर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नीतीश कुमार के झटके से अभी इंडिया गठबंधन नहीं उभरा था कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अगले ही दिन कश्मीर के सहयोगियों का असंतोष भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने अभिषेक बनर्जी से सहमति जताई है कि सीट शेयरिंग को लेकर काफी समय बर्बाद किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के मकसद से एकजुट हुआ विपक्ष धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए के साथ जा चुके हैं और बाकी दलों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के इस सांसद ने आगे जो बातें कही हैं वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए और भी चिंता की बात है। हसनैन मसूदी ने कहा कि यह सही बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब बीते दिनों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तभी इस पर बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसे टाल दिया गया और इस तरीके से समय की बर्बादी हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अकेले ही जोर आजमाया था। किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग नहीं हुई थी। गठबंधन में बढ़ रही असहमतियों पर हसनैन मसूदी ने कहा कि अंदरूनी बातें सतह पर आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सांसद ने कहा कि चूंकि कांग्रेस के पास में बड़ी भूमिका है, इसीलिए उसे इसका महत्व समझना चाहिए और फैसले लेने की तरह जरूरी कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के बाद अब टीएमसी देगी इंडिया गठबंधन को टेंशन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल लगता है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के झटके के बाद अब बंगाल में भी उसे टेंशन मिलने लगी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इसीलिए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग में काफी वक्त लगा दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हाथ रखकर बैठने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बंगाल में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गठबंधन में पहला नियम है कि सीटों पर फैसला होना चाहिए। टीएमसी ने सीट शेयरिंग के लिए 8 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रही और आगे बढ़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने ढील ढाल की है और कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग पर कोई भी बातचीत नहीं की, लिहाजा हमने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अगली बड़ी खबर, हनुमान जी के झंडे के बाद कर्नाटक में हरे ध्वज पर बड़ा विवाद। भाजपा भड़क गई, कहा यह पाकिस्तान नहीं है। दरअसल कर्नाटक के मांड्या में बीते दिनों हनुमान जी का ध्वज फहराने और फिर उसे हटाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत ने अपनी इच्छा से यह काम किया, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के कहने पर पुलिस ने झंडे को हटा दिया। हालांकि खुद मुख्यमंत्री सामने आए और कहा कि भगवा झंडे की जगह तिरंगे को दी गई है। अब बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में हरे रंग के झंडे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल भाजपा ने मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।